डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज मुजफ्फरपुर जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इस तरह जिले में कोरोना पॉजिटिव कोविड-19 मरीजों की कुल संख्या अब तक 30 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए मरीजों का संबंध मीनापुर, बोचहां, बंदरा और अहियापुर से है। इसमें मीनापुर, बोचहां तथा अहियापुर से 1-1 और बंदरा के 2 हैं। सभी पॉजिटिव पाए गए मरीजों को मेडिकल टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज किया जाएगा। उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया जा रहा है। देश में कोविड-19 को लेकर संघर्ष जारी है और बिहार में लगातार कोविड-19 के संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिले से एक राहत देने वाली खबर आई है। मुजफ्फरपुर में जो पहले 3 मामले आए थे मुशर्रफ प्रखंड से, उन सभी ने कोरोना से जंग जीत ली है। उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस वजह से उनको सोमवार को कोविड केयर सेंटर से स्वास्थ्य विभाग ने छुट्टी दे दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ताली बजाकर उन्हें अस्पताल से घर भेजा। इन तीनों लोगों को अब होम क्वारंटाइन ही रहना होगा। वहीं इस मौके पर जिले के सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार 3 और की रिपोर्ट आज आने वाली है। माना जा रहा है कि उनकी भी रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है। फिलहाल अब तक मुजफ्फरपुर जिले में 25 कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिसमें से 3 ने जंग जीत ली और अभी कुल 22 एक्टिव केस मुजफ्फरपुर में हैं। अपील करना चाहेंगे कि मनोबल, हौसला मस्त रखें, समझे नहीं, कोरोना कुछ नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और सुरक्षा रहें, मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, स्वच्छ रहें, साफ सुथरा पर ध्यान दें और खूब खाएं पिए, मस्त रहें, प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ावें। सर, अभी तक जिले में कितने मरीज हुए और कितने? 25 मरीज हुए, कल तक 3 सही हो गया है। ये लोग जा रहे हैं घर। ये क्वारंटाइन में 14 दिन रहेंगे और क्वारंटाइन के क्या करें क्या नहीं करें का फॉलो करेंगे। ठीक। ये तीनों कहाँ के हैं रहने वाले? मुशर्रफ। सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद, मेयर सुरेश कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष राजद, जिलाध्यक्ष प्रवेश प्रवक्ता राजद और उत्तर बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित कुल 10 नामजद और 100 अज्ञात के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है। यह परिवाद चंद्रकिशोर पाराशर ने दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी के बीच 5 मई को साहित्यकार सुरेश अचल की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें महामारी के नियमों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। वहीं इस परिवाद को लेकर कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 4 जून को निर्धारित की गई है। विगत 5 मई को साहित्यकार सुरेश अचल के पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र और मुजफ्फरपुर नगर निगम के पूर्व उप मेयर विवेक कुमार ने नाजायज ढंग से बिना जिला प्रशासन से अनुमति लिए हुए उनके स्मारक स्थल पर एक नाजायज मजमा लगाया था पुण्यतिथि के नाम पर, जिसमें सांसद अजय निषाद, बिहार सरकार के मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता, मुजफ्फरपुर नगर निगम के मेयर सुरेश कुमार, जिला परिषद मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता इंदिरा देवी और इसके साथ दर्जनों और बड़े नेता तथा सैकड़ों लोगों का मजमा लगा था, जिससे जो लॉकडाउन के अधिनियम है और उसका उल्लंघन हुआ है, आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन हुआ है, महामारी नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और अन्य धाराओं का भी उल्लंघन हुआ है। यह पूरा आयोजन इस षड्यंत्र के तहत किया गया था, इन सारे लोगों के साथ मिलकर, कि मुजफ्फरपुर को कोरोना से संक्रमित कर दिया जाए, यहाँ के 5 लाख लोगों को, ताकि पूरे मुजफ्फरपुर में हाहाकार मच जाए और पूरे देश और दुनिया में मुजफ्फरपुर की छवि खराब हो। इसी विषय को लेकर आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में हमने अपने अधिवक्ता के माध्यम से
एक परिवाद दायर किया है, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है और आगामी सुनवाई 4 जून को रखा गया है। 303, 307, 188, 341, 504 और 34 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा और 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के अंतर्गत दाखिल किया गया है। कब सुनवाई की तिथि रखी गई? अगली सुनवाई की तिथि 4/6/2020 को है। इसमें सजा कितना सुनवाई हो सकता है? जब सजा सुनवाई दोष साबित होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कम से कम 2 साल की सजा और आर्थिक रूप से उनको दंडित किया जाता है। सोमवार की दोपहर अहियापुर के दादर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की पहचान हरपुर लौहरी मोहल्ला के मोहम्मद फूल का 30 वर्षीय पुत्र मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। जावेद फेरी का काम करके अपना घर चलाता था। रविवार की शाम करीब 7 बजे चौक पर घूमकर आने को बोलकर गया था, लेकिन घर नहीं लौटा। मृतक जावेद के सर पर चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। मोहम्मद जावेद के बहनोई मोहम्मद अंसारी ने बताया कि जावेद रविवार की शाम से चौक पर घूमने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। रात में काफी खोजबीन की, इसके बावजूद उसका सुराग नहीं मिल सका। वहीं अहियापुर पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हल्ला हुआ है कि लाश निकला, तो हम लोग दौड़ते आए हैं तो देखे हैं तो हम लोग का अपना ही आदमी था। कौन है आपका? साला है। कैसे क्या हुआ? शाम में बोला कि आ रहे घूम के, घूमने निकला तो ये बार पता चला है कि लाश निकला, तो दौड़ते आए तो देखे हम लोग, तो कहें कि हमारे ही घर का आदमी। कब से निकले थे घर से? कल शाम में 7 बजे। क्या बोल के निकले थे? कि घूमने जा रहे हैं, आ रहे चौकोरी से। क्या लगा डूब गए हैं? अब वही बुझा रहा है। सुसाइड कर लिए हैं या क्या? शाम में तो कोई नहाने नहीं जाता है। यही तो मेन दिक्कत है। शाम में निकला था कह कि हम आ रहे हैं चौकोरी से। पति पत्नी से कोई विवाद हुआ? पत्नी में कोई विवाद नहीं है। पत्नी उसका हुए है, ये बोलता था कि यहाँ रहो, तो वो बोलता था कि वहाँ रहेंगे। कहाँ रह पत्नी कहाँ रहती है? खानपुर में रही। हथौड़ी था खानपुर? हाँ। अच्छा, किस चीज़ का विवाद था पति पत्नी में? कोई चीज़ का नहीं था, वही मतलब वो बोलते थे कि यहाँ रहा, बढ़िया से कमा खा, वो बोलता था यहाँ रहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। अच्छा, इनका क्या नाम है? मोहम्मद जावेद। कौन कौन है इनके घर में? इनका घर में है 2 भाई है, एगो छोटा एती है, बहू लगे। पिता नहीं है? पिता रांची है। रांची रहते हैं। क्या नाम है पिता का? फूल मोहम्मद। क्या करते हैं फूल मोहम्मद? वो होटल में काम करते हैं, तो लॉकडाउन हुआ ना तो नहीं आ पाए, हुए रह रहे। 25 से ऊँचा। 25 साल उम्र है। शादी कब हुआ है? शादी का हो गया लमसम, ये अपने जाके खाला के बेटी से कर लिया था। माँ इसका मर गया था ना। कब हुआ है शादी? कितने दिन पहले? लमसम 3 साल के आसपास होगा शादी। 17/5/20 को 7 बजे शाम में घर से जावेद निकला था और आज हल्ला हुआ है कि नदी में एक लाश पड़ा है, लाश तैर रहा है, तो गांव के लोग निकाला है। करीब 1 बजे मृत अवस्था में, शरीर पर कपड़ा नहीं है। कुछ लोग कपड़ा बता रहा है, कुछ लोग कह रहा है कि नहीं है। और डूबने का कारण कुछ पता चल पाया है? डूबने का कारण अभी तो कुछ दाग दिखाई दे रहा है। ऐसा खून बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा है। क्या हत्या की संभावना क्या है? कुछ अब जांच होने पर पता चलेगा। दाग भी है शरीर पे? शरीर पे थोड़ा थोड़ा दाग दिखाई दे रहा है। दाग दिखाई दे रहा है जी। तो क्या परिजन से कुछ बातचीत हो पाई है? परिजन से तो उनका लड़का का जो मृत है उसका बहनोई है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। ये कह रहा है कि पत्नी से कुछ विवाद होता था। सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। सभी बिंदुओं पर जांच होगा। सोमवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से BDO, CO और पंचायत स्तर पर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिया गया। इस बैठक के माध्यम से जिलाधिकारी ने क्वारंटाइन सेंटर में खाने पीने की व्यवस्था और खाना पीना बन रहा है कि नहीं, इसके बारे में जाना। साथ ही साथ पंचायत स्तर के सभी स्कूलों को जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है और सभी शिक्षकों को निर्देश भी दिया है। वहीं जो स्कूल हैं उनके प्रधानाध्यापकों को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। बैठक में पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर को और सुदृढ़ करने
और उसके संचालन का नियमित अनुश्रवण करने हेतु पंचायत स्तरीय पदाधिकारियों, स्पेशली BDO, CO और CDPO और पंचायतों के वरीय पदाधिकारियों को जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया। निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में भोजन की व्यवस्था या भोजन बनाने के लिए जो निर्देशित किया गया है MDM रसोइयों को, क्या उनके द्वारा भोजन बनाया जा रहा है कि नहीं, उसका सतत अनुश्रवण किया जाए। साथ ही साथ डिग्निटी किट का वितरण, वाहन कोषांग का संचालन का निर्देशित किया गया है कि सभी शिक्षकों की उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित हो हर केंद्रों पर। चूँकि पंचायत स्तरीय जितने विद्यालय हैं सारे को क्वारंटाइन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है और उसके जो प्रधानाध्यापक हैं उन्हीं को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वो सतत अनुश्रवण करते रहें अपने DPO के माध्यम से और BO के माध्यम से और प्रखंड के साधन सेवियों के माध्यम से। बैठक में मुख्यतः इन्हीं बातों पर चर्चा हुई और साथ ही जो प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन केंद्रों में रह रहे हैं उन सभी को मुफ्त राशन मिलेगा। अतः उनका निबंधन और उनकी एंट्री, उनका बैंक अकाउंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी विवरणी की एंट्री करने का निर्देश दिया गया है। जमाती मदरसा के शिक्षा व्यवस्था और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद के बयान के बाद विवाद थमता नहीं दिख रहा। उनके बयान पर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता आसिफ इकबाल के खिलाफ CGM कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। धारा 499 और 500 समेत कई धाराओं के तहत परिवाद दर्ज किया गया है। परिवाद अधिवक्ता और भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने दायर किया है। सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख मुकर्रर की गई है। क्या किए हैं आज? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं कि हमारे कांग्रेस के जो प्रदेश युवा के महासचिव हैं आसिफ इकबाल, जो मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं, उन्होंने माननीय सांसद महोदय श्री अजय निषाद के खिलाफ में अभद्र भाषा का टिप्पणी उन्होंने किया है। सोशल मीडिया पर गाली दिया है, उनके समर्थकों को गाली दिया है। इसकी हम तीखी भर्त्सना करते हैं और काफ़ी ये 13 तारीख की बात है। 13 तारीख को फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट किया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात भी मैंने नेक्स्ट डे केस नहीं किया। मैंने इंतजार किया कि उन पे पार्टी बेसिस पर उनको पार्टी से निकाला जा रहा है या नहीं, पुलिस कोई FIR करती है कि नहीं, लेकिन किसी ने कोई कानूनी एक्शन उनके विरुद्ध में नहीं लिया। अंत में उब करके उनका जो पोस्ट है, जो स्क्रीनशॉट है, उसके आधार पर मैंने उनके खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। क्योंकि माननीय सांसद प्रचंड बहुमत से मुजफ्फरपुर का सांसद निर्वाचित हुए हैं, लाखों जनता उनके पक्ष में है, लाखों जनता उनको वोट दिया है। उसके बावजूद उन्होंने जो टिप्पणी की है, जो मरकज है उनके खिलाफ में जो उन्होंने बताया था, तबलीगी जमात है उसके विषय में उन्होंने बताया था, जो गलत है गलत को उन्होंने गलत कहा। इस बात के लिए उनको रोष नहीं होना चाहिए था। अगर रोष होती भी है तो उसका टिप्पणी का एक अलग अंदाज होना चाहिए। उसका अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको कानून के द्वारा दी गई है, संविधान के द्वारा दी गई है, इसका यह मतलब नहीं होता है कि एक जो सांसद हैं, माननीय पद पर हैं, और उनको हम गाली गलौज करें, इस तरह से अपमानित करें और जनता को अपमानित करें। ये बहुत बड़ा विषय है और हम प्रयास करेंगे कि अंतिम मुकाम तक ले जा करके इस केस को, और हर हाल में उनको मैं सजा कराऊंगा। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है? मैंने ये दफा कराया है 499, 500, 504, 505, 503 और 506 भारतीय दंड विधान में। क्योंकि इस जो अमर्यादित भाषा का उन्होंने सांसद महोदय के लिए किया है, दंगा फैलाने की बात हो सकती है, उससे हिंसा बढ़ सकती है। ये सारी दफाओं को मैंने किया है, जिसमें उनको 2 साल तक का सजा भी हो सकता है, दंड का भी प्रावधान है, आर्थिक दंड का भी प्रावधान है इसमें। बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान कोरोना संक्रमित होने की खबर से BMP में हड़कंप मचा है। संक्रमित जवानों की ट्रेवल हिस्ट्री तलाशी जा रही है। इस बीच मुजफ्फरपुर के मालीघाट स्थित BMP 6 में सख्ती बरती जा रही है। इस दरमियान रविवार की देर रात 12 बजे के बाद CO मोहम्मद शफीउल हक ने क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। महिला जवान अंजनी कुमारी वार्ड में नहीं मिली।
जबकि उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया था। औचक निरीक्षण की जानकारी होने पर वह भागकर क्वारंटाइन सेंटर पहुंची, लेकिन उसके पहुंचने से पूर्व ही सीओ ने क्वारंटाइन सेंटर की जांच को पूरा कर लिया था। इसके बाद वह वहां पहुंची। उसे सोमवार को सीओ ने सस्पेंड कर दिया। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर की सुरक्षा में लगे और गेट पर संतरी ड्यूटी कर रहे 5 महिला और 3 पुरुष जवानों से 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। ये भी कार्रवाई की जद में है। औचक निरीक्षण के दौरान इनकी लापरवाही सामने आई है। इसे लेकर सीओ ने नाराजगी भी जाहिर की है। इस कार्रवाई के बाद बीएमपी 6 में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, डीआई साहब के यहाँ से हम लोगों को आदेश मिला है और हम लोगों ने सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया है। सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, गेट नंबर 2, और उसी से सब आ जा कर रहे हैं। वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और हमारे 5-5 क्वारंटीन वार्ड और आइसोलेशन वार्ड बने हुए हैं। सभी में लोग हैं। जो छुट्टी से लौटते हैं उन्हें चेकअप कराकर क्वारंटीन में डाला जाता है। रात को चेक हुई थी तो 9 लोगों को उसमें गड़बड़ पाया गया, जिसमें एक को सस्पेंड किया गया है, 8 से स्पष्टीकरण मांगा गया है। और किस तरह का एहतियात बरता जा रहा है और किस तरह फीडबैक दिया गया है यहाँ पर जो जवान हैं उनको किस तरह का आपके द्वारा बोला गया? सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम मूवमेंट, सिर्फ ज़रूरी काम के लिए मूवमेंट, और सब पर निगरानी रखी जा रही है। आगे भी सर जारी रहेगा? बिल्कुल। मुजफ्फरपुर में प्रवासी मजदूरों के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। 5 मजदूर चलती हुई बस से नीचे गिर गए। इनमें से 3 को काफी गंभीर चोटें आई हैं। ये सभी मजदूर समस्तीपुर के हैं और दिल्ली से घर लौट रहे थे। घायल मजदूरों में अरुण यादव को काफी चोटें आई हैं। उसके साथ में दुर्गा यादव और घनश्याम यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दुर्गा यादव ने बताया कि दिल्ली से जैसे तैसे मुजफ्फरपुर पहुंचे, चांदनी चौक पर इंतजार कर रहे थे कि इसी बीच मोतिहारी की ओर से एक बस आई। वहां मौजूद पुलिस वालों ने बस को रोक दिया। बस के धीमा होते ही सभी मजदूर दौड़कर उसे पकड़ने लगे, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। मजदूर बस से लटक गए। ड्राइवर ने गाड़ी को तेज भगा दिया। आगे एक दूसरी बस सड़क किनारे खड़ी थी। दूसरी बस में लटके हुए मजदूर टकरा गए और नीचे गिर गए, जबकि बस फरार हो गई। बिहार से बाहर में फंसे श्रमिक मजदूरों और उनके परिवारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रवासियों को जो भी साधन मिल रहा है उसी के माध्यम से आ रहे हैं। एक तरफ से सरकार ट्रेनों के माध्यम से श्रमिक मजदूरों को भेज रही है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सड़क मार्ग के माध्यम से, साइकिल से, तो कोई पैदल ही, तो कहीं जुगाड़ गाड़ी से अपने परिवार के साथ चल पड़ता है। इसी की एक कहानी है नोएडा से चले एक प्रवासी मजदूर की, जो अपने परिवार के साथ वहां पर रोजगार पाता था, लेकिन लॉकडाउन ने उसका सब कुछ छीन लिया। पहले रोजी रोटी, उसके बाद रहने का ठिकाना। वही वह जिस मालिक की वर्षों से सेवा करता था, उसने भी समय पर मुंह मोड़ लिया। रोजी रोटी छिन जाने के बाद अब जान पर आफत आई तो घर लौटने के अलावा उसके पास दूसरा और कोई चारा नहीं था। अकेला रहता तो किसी तरह दिन काट लेता, लेकिन पत्नी और बच्चों के कारण वहां रहना मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने घर से पैसे मंगवाकर एक जुगाड़ गाड़ी से नोएडा से अपने प्रदेश चल पड़ा। हालांकि उसने बताया कि उसको 2 जगह रोका भी गया, लेकिन उसके अनुरोध करने पर उसको जाने दिया गया। मजदूर ने बताया कि वह अब कभी बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा। वह बिहार में ही हल चला लेगा, जरूरत पड़ी तो जूते भी सिल लेगा, लेकिन अपने प्रदेश से बाहर रोजगार के लिए कभी नहीं जाएगा। साथ ही साथ उसने यह भी बताया कि वहां उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा था। सर, हम लोग नोएडा सेक्टर 9 से आ रहे हैं। वहाँ पे बहुत हम लोगों को परेशानियाँ हुई, जैसे खाने पीने में, और पुलिस वाले आके परेशान करते थे कि हम बिहार के हैं, बिहारी है, भाग जाओ यहाँ से, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरह की परेशानी। सब जगह ले आते थे वहाँ पे परेशानी। और जो मार्केट में काम था तो काम बंद होने के कारण हम लोगों के पास खर्चे पानी भी सब खत्म हो गया। फिर घर वालों से कुछ पैसे मिलाए, फिर उसके बाद जुगाड़ रिक्शा खरीदा दूसरों का, पैसे मिला के परिवार के साथ साथ बड़ी दिक्कत के साथ वहाँ से निकले। फिर हमें तो 2 जगह टोल पे वापस भी कर रहे थे, लेकिन कुछ साहब लोग थे वो अच्छे, तो उन्होंने बोला
कि नहीं जाने दो। फिर उसके बाद हम आते गए, फिर खाना पीना रात से मिलता रहा, कोई दिक्कत नहीं रहा। अब ऐसा लगता है कि हमारा घर ही सबसे ज़्यादा सेफ है। तो क्या अब आपको अगर मतलब ये कोरोना का सिचुएशन ठीक भी हो जाता है तो क्या आप अपने श्रम के लिए फिर बिहार से बाहर जाना चाहेंगे? नहीं सर, हम नहीं जाना चाहेंगे। हम तो हल चला लेंगे, मशीन चला लेंगे, उससे भी ज़्यादा कचिया दूसरे के जूते भी सी लेंगे, लेकिन हम बाहर नहीं जाएंगे। हमारा मतलब हमारे शहर जो बिहार है, इससे अच्छा कोई शहर बाहर का नहीं है। वहाँ पे लोग गंदी नज़रों से हमें देखते हैं और बिल्कुल ऐसे नहीं कि हम गिरे हुए हो, किसी और देश में आ गए हो, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है वहाँ पर। सोमवार को सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखरेख करने वाले डॉक्टरों को देने के लिए सिविल सर्जन को राष्ट्रीय जनता दल के युवा प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब द्वारा पीपीई किट दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। प्रतिदिन मजदूरों की भूख से और रोड एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा बधाई के पात्र डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी हैं। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उनको कोई भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं है। पूरा देश और बिहार भगवान भरोसे है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रवक्ता वसीम अहमद मुन्ना, युवा जिलाध्यक्ष दीपक ठाकुर सहित दर्जनों राजद नेता मौजूद थे। यहाँ हम लोगों को पता ये चला कि यहाँ की पीपीई किट की आवश्यकता है, तो माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार पूरी राष्ट्रीय जनता दल, विशेष तौर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल, पूरे बिहार में गरीबों को राशन, बीमारों को दवाई और डॉक्टरों की सहायता के लिए जो हो सकता है और पीपीई किट भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में हम लोग आए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी हैं, प्रदेश महासचिव ईसाई मंसूरी जी हैं, युवा राजद के जिला अध्यक्ष दीपक ठाकुर के हैं, युवा राजद के महानगर जिला अध्यक्ष विकास गुप्ता जी हैं, निरंजन राय जी हैं, प्रधान महासचिव और भी सब लोग, कुशवाहा जी हैं, सब लोग मिलकर के आए हैं। पूरी राष्ट्रीय जनता दल इस आपदा के समय में देश और बिहार की जनता के साथ खड़ा है। यहाँ के सरकार के साथ खड़े होकर के हम लोग सहयोग कर रहे हैं और जो आपदा आई है इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें जो भी त्याग बलिदान देना पड़ रहा है हम लोग देने के लिए तैयार हैं। बधाई के पात्र हैं हमारे डॉक्टर्स और बधाई के पात्र हैं हमारे तमाम मीडियाकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मी। हम इन तमाम लोगों की भी सेवा करने के लिए पूरी तरह से हम लोग हैं और किसी को भी कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग प्रयास करेंगे उनके साथ खड़े हों। और इस महामारी में जिस तरह से काम कर रहे हैं, जितने भी लोग जिस स्तर से लगे हुए हैं, चाहे लोगों को राशन मुहैया कराना, आम आदमी या किसी को किसी भी तरह की मदद कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम बधाई देना चाहते हैं। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार को चाहिए कि तमाम मीडिया कर्मी हो, सफाई कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, इन तमाम लोगों को पीपीई किट देना चाहिए। लेकिन हमारे मीडिया कर्मी के पास भी नहीं दिया जा रहा है। आखिर मीडिया के लोग इंसान नहीं है क्या? वो अपने जान के हथेली में लेकर के जाके खबर बना के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास जब पीपीई किट नहीं है तो कई बार एमएस इंदिरा गांधी के डॉक्टर्स ने खुल करके कह दिया तो उन पर भी दबाव बनाया गया, उसको ट्वीट वापस लेना पड़ा। तो सरकार तानाशाही की तरह काम कर रही है, केंद्र सरकार भी यही काम कर रही है। मजदूर एक एक दिन में 17 मजदूर एक दिन में मर जा रहे हैं, भूख से मर जा रहे हैं, कहीं उनकी एक्सीडेंट में मौत हो जा रही है। सरकार बिल्कुल पूरे देश को यूं ही छोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची का स्वाद दिल्ली वासियों को जल्द चखने को मिलेगा। कोविड संक्रमण के खौफ और लॉकडाउन से उत्पन्न परेशानियों के बीच लीची को बाजार में लाने की तैयारी जोरों पर है। इस सीजन की 210 पेटी की पहली लीची की खेप मुजफ्फरपुर से दिल्ली आजादपुर मंडी के लिए भेजी गई। इस बार लीची व्यापारी लॉकडाउन के साथ ओलावृष्टि में हुए लीची के नुकसान से बहुत परेशान है। लीची व्यापारी ने बताया कि इस बार लीची का उत्पादन अच्छा हुआ, लेकिन लॉकडाउन के कारण दवा के छिड़काव में बहुत परेशानी हुई। साथ ही ओलावृष्टि से बहुत सारे लीची बर्बाद हो गए। लीची की पैकिंग सामग्री भी महंगे दामों में खरीदना पड़ रहा है। अभी तक बाहर से खरीदार नहीं आए हैं और लीची का सही से मूल्य भी तय नहीं हुआ है। जब यह लीची दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचेगी तभी पैसा तय होगा। हर साल पहली खेप जो है वो दिल्ली ही जाती है और इस साल लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को आया। मतलब काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब कुछ मास्क वगैरह एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया है, जबकि हम लोगों को आगे इसका रिटर्निंग नहीं मिलने जा रहा है।
ऑलरेडी हम लोग लॉस में चल रहे हैं, और कितना लॉस होगा वो तो सीज़न के बाद ही पता चलेगा। बट अभी तक ओवरऑल पोजीशन जो है, हम लोग किसी भी मंडी में भेजेंगे वहाँ कोई कस्टमर नहीं है, कहीं से डिमांड नहीं आ रहा। पिछले साल के बनस्पत जो हर जगह से डिमांड आते थे, सारे व्यापारी हमारे बागान में आते थे, इस साल कोई व्यापारी हमारे पास नहीं आए, और हम लोग खुद अपने हिसाब से दिल्ली भेज रहे हैं, बिना किसी डिमांड के दिल्ली भेज रहे हैं कि वहाँ जाकर मार्केट में जो भी हो वो देखें हम लोग। अभी कैसे भेजिएगा इसको यहाँ से? ये हम लोग यहाँ से छोटी गाड़ी से DCM से भेजेंगे, और रिस्क लेके, सारा रिस्क व्यापारी अपने ऊपर लेके यहाँ से दिल्ली भेज रहा है कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, किस रेट में बिकेगा नहीं बिकेगा, रकम आएगा रकम टूट जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। किस तरह की क्षति हुई है इस बार? पहले तो बारिश और ओला लगातार हम लोगों को परेशान किया, उसके बाद ये गर्मी से लीची डेली 10% 15% चल रहा है, जिसको लेकर व्यापारी और भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। यही है अभी पोजीशन हम लोगों का। पिछले साल के अपेक्षा क्या उम्मीद रखते हैं इस बार? पिछले साल के बनस्पत फसल बिल्कुल आधी है, अभी तक के बनस्पत फसल आधी है। शाही लीची आपको 20% और चाइना मोटा मोटी 60% बचा हुआ है। सोमवार को RBVM कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने शिक्षक और कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठक की और कहा कि बिना जांच के कोई भी कर्मचारी या कॉलेज आने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही सभी कर्मियों को मास्क और ग्लव्स हर हाल में लगाना ही होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 के नियमों का हर हाल में पालन होगा। बैठक के दौरान सभी कर्मी मास्क और ग्लव्स में 2 गज की दूरी में नजर आए। ममता रानी ने बताया कि थर्मल मशीन से गेट पर सभी आने वालों की जांच की व्यवस्था की गई है। साथ ही गेट पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। आगे जाकर स्टाफ रूम, लाइब्रेरी और प्रशासनिक भवन में अलग अलग थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी की जाएगी। बिहार सरकार के पत्र के आलोक में प्रिंसिपल्स को, अधिकारियों को, सबको कॉलेज आने के लिए कहा गया है। तो हम लोगों ने भी रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में भी सभी अधिकारीगण, शिक्षक सभी महाविद्यालय आ रहे हैं और ऑनलाइन वो छात्रों को पढ़ाई की सुविधा महाविद्यालय से भी और घर से भी दे रहे हैं। लेकिन अभी कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेड का समय है, इसलिए कॉलेज प्रशासन ने कुछ एहतियात ज़रूर बरते हैं। एहतियातन हम लोगों ने सबसे पहले पूरे कॉलेज को सैनिटाइज करवाया, उसके बाद हमने थर्मल स्कैनर खरीदा और जो भी व्यक्ति परिसर में आते हैं उनका पहले थर्मल स्कैनिंग किया जाता है और हम लोग देखते हैं कि उनका 37 से कम हो टेम्परेचर, और उसके बाद उनको हैंड सैनिटाइज किया जाता है। उनको ग्लव्स भी दिए गए हैं, दास्ताने जो डेली यूज करके यूज एंड थ्रो वाले वो दास्ताने दिए जाते हैं। मास्क कंपलसरी है और सोशल डिस्टेंसिंग उन लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी पे वो बैठें, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हमें WHO ने, हमारे प्रधानमंत्री ने रास्ता बताया है कोरोना से लड़ने का, और कोरोना की जो विभीषिका है लगता है कि हमारे साथ साथ रहेगा, तो उसके साथ चलते हुए हम कैसे सुरक्षित रहें ताकि अपने छात्रों को हम ज्ञान भी दे सकें और अपनी सुरक्षा भी कर सकें। आपदा की इस घड़ी में भाजपा नेता विकास राज भी गरीबों का मसीहा बनकर सामने आया है। भाजपा नेता के द्वारा लगातार गरीबों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। सोमवार को बनास बैंक चौक के समीप इस्लाम बस्ती में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बीजेपी नेता विकास राज ने बताया कि अब तक उनके द्वारा करीब सैकड़ों लोगों की सहायता की जा चुकी है। आज यहाँ हम वितरण करने के लिए आए हैं मरवाड़ी हाई स्कूल के पास, जहाँ पे पिछले 2-4 दिन पहले हमें मालूम चला मीडिया के थ्रू कि यहाँ पे करीब 1-1.5 दर्जन लोग हैं जो कि मतलब खाद्य सामग्री उनको खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है। बार बार मीडिया में आने के बाद भी उनको कोई कुछ सहानुभूति नहीं दिखा सका, तो हमें मालूम जब चला है तो हम आज यहाँ उनके बीच वितरण करने के लिए आए हैं। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं मीडिया को, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके थ्रू हमारे तक ये संदेश पहुँचा। तो वही वितरण करने के लिए आज यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, क्या है? मेरा उद्देश्य बस एक ही है, सेवा करना।
समाज का हो, देश का हो, जिसका हो, सेवा करना मेरा उद्देश्य है। जो कि हम माननीय श्री प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों को फॉलो करते हुए जो पिछले कई दिनों से हम करते आ रहे हैं, आज भी हम वही करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।